डॉक्टर सर ने ज्वाइन नहीं किया अभी? अभी नहीं किया सर ने ज्वाइन। एक्चुअली बस सर के लिए जगह रखी है, बाकी पार्टिसिपेंट्स फुल हो गए हैं। मैं तो वेट ही कर रही हूँ मैं सर का। सर आ जाए तो आप सभी लोग, आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट है। प्लीज प्रेजेंटेशन के दौरान सर का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो पूरा चलता, जब प्रेजेंटेशन चलता रहेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि माइक म्यूट रखें और कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर ना करे। इसके साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पूरे 7 डेज की वर्कशॉप अटेंड करें वही इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स अभी वेटिंग में आ रहे हैं। हमारे पास में सिर्फ 100 सीट्स ही हैं, गूगल मीट पे सिर्फ 100 लोग ही अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वो सारे लोग जो कि 7 डेज अटेंड नहीं करने वाले हैं वो लेफ्ट कर दें, ताकि बाकी वो पार्टिसिपेंट्स जिनको उसकी बहुत जरूरत है वही इसमें उपस्थित रहें। जैसे ही सर ज्वाइन करते हैं हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। मैम अर्चना, जैसा आपने बोला है कि 7 डे जो ज्वाइन करे वही इसको ज्वाइन करे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि समाज शास्त्र में ऑलरेडी एक वर्कशॉप चल रही है, कल उसका समापन है, तो हो सकता है मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी और 6 डे ही ज्वाइन कर पाऊंगी। तो ये आपका डिसीजन है कि आप मुझे ज्वाइन कराएंगे या रिमूव करेंगे, है ना? हाँ जी, एक्चुअल में क्या है मैडम, हम लोगों का जो आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म पे 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं रह सकते, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि वही पार्टिसिपेंट्स रहें जो 7 डेज पूरा इसको अटेंड करें, वही उनके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। इसलिए निवेदन मैंने आपसे किया था कि प्लीज आप थोड़ा सा, जो व्यक्ति पूरे टाइम इसको अटेंड कर सकता है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर के लिए ज्यादा जरूरी है जो कि पूरे 7 डेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए मैंने निवेदन किया है ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। नहीं तो मैं आपको बता जी मैडम, जी मैडम, ठीक है, मैं समझ गया। बताइए, मैं एक दिन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू।
हो गए तो सर? सुधा दीदी, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे, वो एमजेबी पे परेशान हो रहे हैं। सुधा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली में आपकी लिमिटेशन है 100 सीट की, तो उसके लिए कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगी, इसलिए ओके, ठीक है। अभी तो 86 हुए। नहीं, ये स्पेस थोड़ी सी लेनी पड़ती है क्योंकि वो 1-2 का मार्जिन हमें मतलब अर्चना को शायद एडजस्ट करना पड़ेगा। मैडम, एक्चुअली में क्या प्रेजेंटेशन के समय में उनको दिक्कत आती है, तो 1-2 लोगों को थोड़ा सा हमें स्पेस लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर 2-3 डिवाइस एक बार कई बार कनेक्ट होती है प्रेजेंटेशन पे, तो वो स्पेस लेना पड़ती है। एक्चुअली में सर इतना बिजी शेड्यूल है सर का कि बड़ी मुश्किल से सर ने आज का टाइम स्पेयर किया है। कहीं पे बिजी है सर, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप बहुत ही बिजी थे आज, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने इस बिजी शेड्यूल में अपना पार्टिसिपेंट से अनुरोध है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ। Respected Dr. D.K. Verma, Dean of the Social Sciences and Management Studies, Director Research and Training, Dr. Baba Saheb Ambedkar Institute of Social Sciences, Mahu. Workshop Organizing Secretary, Dr. Sudha Kapoor, Professor Geography. Workshop Organizing Team Member, Dr. Rakesh Shukla, Professor Geography. और डॉक्टर भक्ति चौरे, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। और हमारे कॉलेज के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुशल जैन। सभी पार्टिसिपेंट्स जो उपस्थित है, फैकल्टी मेंबर्स, जो फेलो रिसर्च फेलो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं डॉक्टर अर्चना पुरोहित, प्रोफेसर ज्योग्राफी, कन्वीनर ऑफ वर्कशॉप और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्योग्राफी, आप सभी लोगों का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और माता जीजाबाई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मोती तबेला की ओर से इस 7 डेज वर्कशॉप रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों को ये वर्ष जो है मंगलमय रहे, ऐसी मेरी कामना है। हमारे बीच हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में आज हमारी बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी, जो कि रिसर्च में काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, उपस्थित है डॉक्टर D.K. वर्मा सर, जो रिसर्च रिपोर्ट्स, टाइप्स एंड स्टाइल पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे।
सर बहुत ही बिजी रहते हैं और उस बिजी शेड्यूल में सर ने बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है, उसके लिए मैं सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान हर सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और वह जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, पीएचडी कर रहा है या पीएचडी करने वाला है, फैकल्टी मेंबर जो कि रजिस्टर्ड गाइड हैं और जो नहीं भी हैं, उन सभी लोगों के लिए आजकल रिसर्च करना जो है वो मैंडेटरी हो गया है। इन सभी स्थितियों में रिसर्च मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने रिसर्च फेलोज और फैकल्टीज के लिए यह वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है। मैं बहुत ही शॉर्ट में आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर DK वर्मा का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आप सभी में से बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स सर के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन रिसर्च फेलोज को ये जानना जरूरी कि आज हमारे बीच में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि रिसर्च से कई वर्षों से जुड़ी हुई वो उपस्थित है, जिनके ज्ञान का आप लोगों को ज्ञान का लाभ लेना आप लोगों को बहुत आगे काम आएगा। डॉक्टर वर्मा सर डायरेक्टर रिसर्च एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग के पद पर बाबा साहब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस महू में हैं। आपका 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर, डीन और आर्ट डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। आप GOI ऑन EWS, OBS एंड नोमैडिक ट्राइब्स फॉर 12th FIP कमेटी के चेयरमैन हैं। आप नेशनल कमिटी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBCS इन स्टेट लेवल फॉर जनरल पुअर के कंसल्टेंट हैं। आपने 48 पॉलिसी लेवल रिसर्च असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, जिनमें 14 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन, NCRL, CEBS और सेंसस ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। प्रेजेंटली आपको UGC का एक रिसर्च प्रोजेक्ट STRIDE कंपोनेंट 1 फॉर 2022 के लिए 86 लेक्स अवार्ड हुए हैं। आप कई रिसर्च कमेटी के मेंबर हैं। आपका एकेडमिक इंटेक्शन बहुत रिच है। आपने कई कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पर वर्क किया है, जिनमें प्रमुख हैं इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन इन न्यू कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ सोशल डिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सोशल रिलेटिविटी, theory of synthetic origin of caste, affirmed status, EWS। आपने 18 सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया है, 14 यूनिवर्सिटी के एक्ट्स, 7 इंस्टीट्यूट्स एंड 20 ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए हैं। आपके अंडर में अब तक 22 स्टूडेंट्स को PhD अवार्ड हो चुकी है। आपकी 12 बुक्स, 18 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। आप 26 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं और आपने 448 लेक्चर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन में एज ए इनवाइटेड स्पीकर प्रेजेंट किए हैं। आप 2 वर्ल्ड कांग्रेस गटेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन और क्वाज़ुलु नेटल यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में सेशन चेयर कर चुके हैं। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर गवर्निंग बॉडी EC और 17 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तथा 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, पुणे और सागर में HRDC रह चुके हैं। सर का एकेडमिक्स, सर का रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा रिच है। हम लोग उनका लाभ ले पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। सर का मैं पुनः स्वागत करती हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर से और निवेदन करती हूँ कि वे अपना प्रेजेंटेशन दें। सर प्लीज। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मैं सर्वप्रथम हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे एक अवसर दिया है आप लोगों ने कि मैं फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर पाऊं, और ये एकेडमिक एनरिचिंग मेरे लिए भी होता है काफी कि जब हम फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे से काफी सीखने को मिलता है, और इसी सीखने की राह पर ही चलते हुए हम आज का ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कार्यक्रम है वो 2 दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूँ। एक तो ये है कि आज काफी लोग फैकल्टी हमारे जुड़े हैं जो निश्चित रूप से आयोजकों की सफलता का द्योतक है, जिसमें प्राचार्य महोदय हैं, हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय हैं और कन्वीनर हैं, और हमारी जो कंपेयर कर रही हैं प्रोफेसर, वो सभी इसमें सम्मिलित हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं हमारी फैकल्टी से अनुरोध करूंगा कि हम इसके ऊपर सार्थक चर्चा कर सकें, तो आपके प्रश्न भी रहें और हम उसमें कुछ आगे भी चर्चा निरंतर कर पाएंगे, ऐसा शायद
संभव हो सकेगा हमारे वार्तालाप के बीच में, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूँ उसमें चर्चा बहुत आवश्यक है। हम सभी शंकाएं हैं, सभी रिसर्च करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि किस संदर्भ में हमको आज बात करना है, जब हम रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बात कर रहा हूं मैं। और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसा है कि वर्ष 2016 में 25 मई को एग्जैक्टली नेचर ने एक वीडियो जारी किया था, और उसमें 1500 साइंटिस्ट से उन्होंने जब जानकारी प्राप्त की कि जो रिसर्च करी है वो रिप्रोड्यूसिबल है कि नहीं, उसको दोबारा से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 70% ने कहा है कि हमने कोशिश करी लेकिन हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, और 90% जो थे, मतलब 1000 से ज्यादा लोग साइंटिस्टों ने ये कहा है कि रिसर्च की रिप्रोड्यूसिबिलिटी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। एक बहुत बड़ा नेचर का वीडियो अगर आप देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया रिसर्च के ऊपर, क्योंकि अगर कोई वेरीफाइबल नहीं है तो हम उसको रिसर्च कैसे कहेंगे, एक प्रश्न चिन्ह ये लगा। और ये सारे विज्ञानों पे लगा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और हमारे एनवायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी पे लगा है प्रश्न चिन्ह, क्योंकि उन्होंने कटिंग अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स को बात करने की कोशिश की थी। दूसरा मेरा जो रिसर्च मेथोलॉजी का इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरेक्शन रहा है वो प्रोफेसर एलन सोकल से रहा है। एलन सोकल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने काफी पहले 1996 के अंदर एक रिसर्च पेपर लिखा जो सोशल साइंस का बहुत एक रिनाउंड जर्नल नॉर्थ अमेरिका का, उसमें उन्होंने छापा। समय को मैं यहाँ पर सीमित करते हुए बस आपको इशारा करूंगा, आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा कि साइंस वार, सोकल अफेयर, सोकल लॉक्स के नाम से ये बहुत काफी इस पे आपको मिल जाएगा जानकारी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो रिसर्च करी जाती है सोशल साइंस में, ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है और ये रिसर्च के नाम पे धोखा देते हैं। अब ये दो बड़े प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आ गए। 1996 से लेके 2016 तक का जो सफर है रिसर्च का, और वास्तव में मैं कहूं कि मैं खुद जब 3 दशकों से अधिक से रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा होता है कि क्या हमने रिसर्च की है या रिसर्च के नाम पर केवल अपनी डिग्रियां दी हैं और प्रोजेक्ट्स लिखे हैं या पेपर लिखे हैं। क्योंकि हमें अक्सर ये मालूम नहीं पड़ता अंतर की एक आर्टिकल और पेपर में अंतर क्या है, एक डिसर्टेशन और एक थीसिस में अंतर क्या है, एक रिसर्च रिपोर्ट में अंतर क्या है। तो आज का मैंने टॉपिक इसी को केंद्रित रखते हुए जो भूमिका बनाई है आपके सामने, रिसर्च रिपोर्ट्स, टाइप्स एंड स्टाइल। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएं कि रिसर्च एक्चुअली होता क्या है तो शायद हम आगे बढ़ेंगे। और आयोजकों को मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, और बड़ा प्रासंगिक कर दिया उन्होंने इसको, रेलेवेंट को, क्योंकि जो अक्सर आपने देखा होगा कि रिसर्च रिपोर्ट के बारे में ऐसे मेथोलॉजी कोर्स में लास्ट में आता है उसका अवसर, कि लास्ट में बताते हैं कि जब सारा काम हो गया तब रिपोर्ट लिखना है। पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम प्रारंभ में इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने देखा है शेड्यूल को, तो उसमें काफी चीजें आगे आएंगी। तो मेरा भी मानना यह है कि जब हम ये देख रहे हैं कि रिसर्च के नाम पर क्या हो रहा है, तो हमको हमारी जर्नी एक फ्लैशबैक में करना पड़ेगा, जिसको मैं बैक टू द फ्यूचर कहूंगा, कि पहले हम एंड देख लें तो शायद हमारा रास्ता बड़ा आसान हो जाए। क्योंकि अभी से हमको मालूम पड़ जाएगा हमारे रिसर्च में कहाँ कहाँ गलतियां आएंगी, कहाँ कहाँ हमको गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स हैं, और कहाँ कहाँ हम मिसकंसेप्चुलाइजेशन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम रिसर्च के नाम पर रिसर्च नहीं करते हुए कुछ और कर रहे हैं। ये चीजें हमारे थोड़ी स्पष्ट हो जाए। साथियों, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने रिसर्च को जब समझा है, क्योंकि हम पीवी वांगी को देखें, कलिंगर को देखें, अलग अलग हमारे जितने रिसर्च की अच्छी अच्छी किताबें हैं उसमें रिसर्च की जो परिभाषा दी है, उन सबको मैंने सरल करते हुए केवल 4 कंसेप्ट में रिसर्च को समझने का प्रयास किया। वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहें तो इसकी परिभाषा लिख लें, क्योंकि अपन रिसर्च रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए। इन 4 संकल्पनाओं में मैं रिसर्च को अक्सर परिभाषित करता हूं। सिस्टमेटिक, ओरिजिनल, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। ज्ञान में किया गया व्यवस्थित मूल योगदान। सिस्टमेटिक, व्यवस्थित तरीके से, ओरिजिनल मूल है, कंट्रीब्यूशन हमारा योगदान है, काय में है वो
नॉलेज में है, ज्ञान में है। मेरे ख्याल से सभी हिंदी भाषी हैं। अगर आप में से किसी को लग रहा है हिंदी भाषा का, तो मैं कुछ अंग्रेजी का भी प्रयोग करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सीधे संवाद करने के लिए हिंदी में ज्यादा इसलिए बात करना चाहूंगा कि कुछ बातें हम आपस में करना चाहेंगे। तो ऑर्गेनाइजर्स मुझे कृपया ये अनुमति दें, बताएं कि अगर मिक्स भी रखना है तो रिपीटिशन हो जाएगा। सर मिक्स कर सकते हैं आप, मिक्स कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। So, और आप इंग्लिश में भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, थोड़ा सा आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। Okay, thank you. So simply I define research as systematic original contribution to the knowledge. So we are involving four concepts here. Systematic is one, original is second, third is contribution, and fourth is knowledge. Today we are having this discussion on the contribution and what kind of contribution it must be. So two earlier concepts are involved. The very first one is systematic and second is original. We have to make contribution which is systematic and which gives some original input to advance our knowledge. We have become very systematic. Science, technology, in particular this digital era, they have made it very easy to have access to various materials. We can have the standards, the styles. So we have become very systematic. Systematic is simply doing in a scientific way, step by step. And we have become like that. Our dissertations, thesis, if you go across, well written chapterization is there, well typed thesis is there, well balanced thesis is there. And what is the question mark, the challenge before us in our writing research reports is originality. How we can assure ourselves first, yes, we are making original contribution, and how we can ensure the society and rest of the scientific community, yes, whatever we have contributed is original in nature. And that is a concept perhaps by the nature as well as Professor Alan Sokal they have raised. Originality is in fact missing. Whenever I just ask my colleague faculty or my PhD scholars, what is your thesis? They just start narrating the findings. And there is the problem. Because findings are not the originality. Originality, as I said about the systematic, doing step by step, originality means which has advanced the knowledge or which has verified the existing knowledge. So in that way, if our reports, research reports are having some input where you can indicate, yes, from this to this, we have advanced the knowledge or we have verified the existing knowledge, then we can say some original contribution is there by the scientist or research scholar. Unfortunately, that is missing, and that's why these challenges are there. Now, थोड़ा हिंदी में भी बोलिएगा। जी जी तो मैं यहाँ पर ये रखना चाह रहा था कि मैंने जो बताया अभी सबको चर्चा में कि जब हम रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट्स में रिसर्च का हमका मतलब ये है कि हम व्यवस्थित मूल योगदान की बात करते हैं ज्ञान में। तो हम व्यवस्थित तो काफी अच्छे हो गए, हमको काफी अच्छा सिखा दिया, हम लोग ट्रेंड हो गए व्यवस्थित होने के लिए। साइंटिफिक तरीके से हमारे पास सब चीजें दी जाती हैं कि कैसा इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसा लिटरेचर रिव्यू लिखना है, कैसा मेथोलॉजी होगा और कैसे फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारा बड़ा अच्छा रहता है, हमारी थीसिस बड़ी बाइंडिंग अच्छी होती है, पेपर हमारा वेल रिटन होता है। ये सब सिस्टमेटिक है। उसके कंटेंट में क्या होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे रिसर्च रिपोर्ट है ये, तो वो ओरिजिनलिटी है, मूल चीज है। और मूल का मेरा तात्पर्य यहाँ कहना है कि हमने ज्ञान में क्या वृद्धि की है, ज्ञान को हमने कितना आगे बढ़ाया है और ज्ञान को हमने किस प्रकार से सत्यापित किया है या उसको पुनः स्थापित किया है, या कौन सा ज्ञान के बारे में जो पूर्व से हमको मिला हुआ था उसके हमने प्रश्न प्रति प्रश्न लगा रखे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ जो मूल हमारी समस्या है रिसर्च रिपोर्ट्स में वो ओरिजिनलिटी का नहीं होना है, मूल योगदान नहीं हो पाना है। इसलिए आप देखेंगे कि हम लोग लाखों की संख्या में पेपर लिखते हैं, छपते हैं। हमारे देश में पीएचडी का एक प्रकार का पूरा कारखाना इंडस्ट्री बना हुआ है, सभी जगह हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। लेकिन जब पीएचडी को रिव्यू करेंगे आप देखेंगे, क्योंकि पीएचडी से ज्यादा हमको लगता है कि कंट्रीब्यूशन ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन वहाँ टोटल मिसिंग हो जाता है।
वहां से वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है, इसके कुछ 3 एक कारण मैं मुख्य बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर हमारे कलीग्स ने ध्यान देना चाहिए और हमको इस पर चर्चा करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारा अभी तक का जो हमारा ट्रेडिशन है, अभी तक की जो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। But we have to somehow align ourselves to the demand of research. And demand of research is original contributions. So until unless we assure ourselves, yes, we are making some original contribution or we have made some original contribution, then only we can satisfy ourselves and to the rest of the scientific community that the report is a research report, whether it is in the form of thesis or in the form of research paper. So the very first thing, research report writing starts with the day one when you enter into research world. आप दुनिया जो रिसर्च की दुनिया में जैसे ही आते हैं, उसका पहले दिन से ही आप रिसर्च रिपोर्ट को लिखना चालू कर देते हैं। और ये अक्सर हमारा होता है कि हम इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं। और रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लिखते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा लेकुना है, ये हमारा समझ का फेर है, ये मुझे कह नहीं सकता कि जब हम सारा डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं, एनालाइज हो जाते हैं, तब हम अपना थीसिस लिखना चालू करते हैं। मैं हमारे स्कॉलर्स के साथ, फैकल्टी के साथ भी देखता हूँ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा काम हो जाता है, फिर हमारी फाइनल एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं अब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइट कर रहे हैं या हम थीसिस लिख रहे हैं अब, और उसमें हमारे 3-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। तो बड़ी परेशानी होती है, बड़ा हमारे पास संकट आता है, संशय आते हैं हमारे पास कि क्या करें, कैसा लिखें, किस प्रकार से लिखें। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस दिन आपने रिसर्च का प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका प्रारंभ ही रिसर्च रिपोर्ट की राइटिंग से होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बैक टू द फ्यूचर होता है, भविष्य में हम चले गए हैं, वापस आके दोबारा से देखते हैं तो हमारे लिए जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। हमको एक देखा होगा आपने, पिक्चर में अक्सर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो फ्लैशबैक एक्चुअली ये दिखाता है कि उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती है उसके अंदर, क्योंकि घटनाएं घटित हो गई हैं हमारे सामने। वैसे ही हमको यहाँ पर रखना है कि घटनाएं घटित हो जाए और उनको हमको उसका पुनर् एक प्रकार से वेरिफिकेशन जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस है वो भी इसी कारण से एक प्रकार से पायरेट हिस्ट्री भी हो सकती है और डे वन से हमारी थीसिस लिखी जाएगी, रिसर्च पेपर लिखा जाएगा। आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में आना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि आप पहले दिन से लिखना चालू कर देंगे उसमें। मैंने कहा कि 3 जगह हमारी महत्वपूर्ण गलतियां हैं जिनको मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि कंटेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लेकिन उसमें कहाँ कहाँ हमारे गलतियां हैं और फॉर्मेट में कहाँ कहाँ गलतियां हैं और हमारी रिसर्च मेथोलॉजी में हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला हमको ध्यान देना है कि रिसर्च लैंग्वेज इज इंटायरली डिफरेंट दैट व्हाट वी टॉक एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मैं हिंदी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, रिसर्च इसमें नहीं कही जाती है। जैसे मैं आपके सामने अभी मैं जापानीज में बोलना चालू कर दूं तो जो जापानीज जानता है वही समझ पाएगा। वैसे रिसर्च जो जानता है वही समझ पाएगा कि रिसर्च लिखी जा रही है। इसके ऊपर अपने आप को स्पष्ट हो जाते हैं कि हम उसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो भाषा इसके लिए नियत है। रिसर्च लैंग्वेज इज इंटायरली डिफरेंट। रिसर्च की भाषा बहुत अलग होती है, हम रिसर्च की भाषा नहीं समझ पाते। रिसर्च की भाषा जो है वो संकल्पनाओं की भाषा नहीं, हम संकेत की भाषा में, संकल्पना की भाषा में रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च की भाषा जो होती है वो वेरिएबल्स की भाषा होती है, वो चरों की भाषा होती है। रिसर्च इज डन और रिपोर्टेड अबाउट द वेरिएबल्स दैट यू आर स्टडिंग। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिसको हम डाटा कहते हैं, जिसको हमको डाटा को हम जिसका कलेक्शन कहते हैं, हम डाटा का एनालाइज है, वो कुछ नहीं है, वो केवल वेरिएबल्स का, हमारा मेजर्ड वेरिएबल्स का एक रिप्रेजेंटेशन हमको करना पड़ता है। पर हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी रिसर्च को कंसेप्ट लेवल पे हम काफी ज्यादा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो डाटा एनालिसिस भी होगी वो भी कंसेप्ट लेवल पर हो जाएगी, हमारी फाइंडिंग्स भी हैं वो भी कंसेप्ट लेवल पर हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ा एक लैकुना है, और ये लैकुना का हमको इसलिए समझ में आता है कि जब हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल रिसर्च कंट्रीब्यूशन होता है, तो और नॉलेज के अंदर ओरिजिनल कंसेप्चुअल कभी नहीं हो सकता है।
क्योंकि कंसेप्ट एक बहुत सुपरफिशियल चीज होती है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला जो हमारी रुकावट है रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, वो उसकी है कि हम उस रिसर्च की भाषा को समझें। तो रिसर्च की भाषा वेरिएबल्स की भाषा है, चरों की भाषा है, और हमको ये हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे चर कौन कौन से हैं। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारे समाज विज्ञान में और समाज विज्ञान के कुछ ऐसे विषयों में जिनको बहुत ज्यादा सुविधा लगती है कि बहुत सारे वेरिएबल्स को लेके काम करते हैं, और जब संकट आता है तो वो वेरिएबल्स को छोड़ के कंसेप्ट पे काम करते हैं। मैं अक्सर एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लेके चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वो थोड़ा रिलेवेंट इसलिए होता है कि हम सब जानते हैं। जिसे मैं कंसेप्ट के रूप में चाय लेता हूँ, हम चाय पीते हैं तो चाय एक कंसेप्ट है, और डेवलपमेंट भी एक कंसेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कंसेप्ट है, जेंडर भी ऐसी कंसेप्ट है, हेल्थ भी ऐसी कंसेप्ट है, एजुकेशन भी ऐसी कंसेप्ट है। लेकिन ये कंसेप्ट अपने आप में कुछ नहीं है जब तक इनके हम कंस्ट्रक्ट को नहीं समझे, बने किन से हैं, ये बने कहाँ से हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में रिसर्च को शुरुआत करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस ब्रॉड टॉपिक पे लेके काम कर रहे हैं वो बना किससे है। तो चाय बनती किससे है? तो चाय बनती है चाय पत्ती, शक्कर, दूध और उसको उबाल लाने से, उसको बॉइलिंग करने से। जैसे हम कॉफी बोलते हैं तो एक कंसेप्ट बदल जाता है, पर हम शोध में हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हम कब चाय पे रिसर्च करते करते कॉफी पे चले गए, और कब कॉफी पे करते करते हमने फ्रूट जूस आ गया उसके अंदर